बेटा आज हम लोगों को लेसन नंबर 11 स्टार्ट करना है और लेसन नंबर 11 आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति की थोड़ी बहुत स्टडी आपने क्लास 11th में भी की हुई है। ठीक है, तो वहाँ से जो कुछ भी सीखा आपने उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको। मैं आपको बताऊं क्लास 12th में जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है और बच्चों का ऐसा मानना है, वो बोलते हैं कि हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत कठिन लगती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से सीखोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और हम लोग इसे ना पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ उसके सारे फिगर बना करके सारा कुछ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ही। हाँ, इसमें एक चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपकी इमेजिनेशंस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको कल्पना करनी है, सोचना है आपको। एक्चुअली क्लास 12th के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग किसी चीज़ को इमेजिन नहीं करना चाहते या इमेजिन नहीं कर पाते, उनका दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है इसमें क्या पढ़ना है वो है किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। सबसे पहले हमने इसको स्टडी करना है, तो आप भी लिख लीजिए किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। लिख लीजिए किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, इनके बारे में सबसे पहले हमको देखना है। इसके लिए मैं एक फिगर आपको बना के दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, इस फिगर को तो आप पहचानते ही हैं। ये एक्स एक्सिस हमने ले ली, ये वाई ले ली और ये हमने जेड एक्सिस ले ली। इसमें आपको अच्छे से पूरी बात एकदम समझ में आए इसलिए मैं फिगर का इस्तेमाल करूंगा। ये हमने एक 3 डायमेंशनल फिगर इसमें बनाया क्यूब, और ये ओरिजिन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 होंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लिखते, आप जानते हैं। हमें क्या करना है, किसी रेखा के दिक् कोसाइन, पहले हम दिक् कोसाइन के बारे में बात करते हैं, दिक् अनुपात अभी हम बाद में लेंगे। तो किसी भी लाइन के डीसीज क्या होते हैं, अभी आप सोचेंगे अभी तो हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं डीसीज और डी आर्स वगैरह, तो अब इनकी क्या ज़रूरत है। तो बेटा वहाँ पर जो डीसीज और डी आर्स आपने पढ़े थे वो डीसीज और डी आर्स आपके वेक्टर के थे और ये डीसीज और डी आर्स आपके लाइन के हैं। वेक्टर और लाइन में फ़र्क होता है। वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन होती है, उसकी अपनी एक डेफिनिट डायरेक्शन होती है, लेकिन लाइन की तो डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें उसकी डायरेक्शन इधर और इधर दोनों तरफ हो सकती है। इसलिए वेक्टर और लाइन में डिफरेंस है, इसलिए उनके डीसीज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब अगर हम डीसीज की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखें, कोई भी, मैं मान लेता हूं यहां पर ये पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हमने मान लिए,
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये भी मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, सॉरी एक्स एक्सिस ये है तो इसके साथ अल्फा कोण बनाता है। ये एक लाइन है, ओपी हमने क्या मानी है, एक लाइन मानी है, ठीक है। आप इस लाइन को थोड़ा सा और अलग कर लो, यहां मत मानो, ऐसे मान लो, मूल बिंदु से जाने वाली एक लाइन हमने ऐसे मान ली, ठीक है। तो ये एक लाइन एल लाइन है, हमने माना कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको इमेजिन करिए कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस हमने ऐसे मानी हुई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। ये तीनों आपस में एक दूसरे पर लंबवत है, और कोई लाइन हमने कहीं से भी मूल बिंदु से जाने वाली ऐसे बना दी, ठीक है। और वो जो लाइन है वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, गामा। उस सिचुएशन पर क्या आप बता सकते हैं कि इस लाइन के डीसीज क्या होंगे? रेखा एल के दिक् कोसाइन, रेखा एल के दिक् कोसाइन आप एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हो। अगर वो रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा और वाई अक्ष के साथ बीटा, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको सॉल्व कैसे करते, निकालते कैसे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये इस रेखा के डीसीज हैं, ठीक। अब अगर इस लाइन को, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा ये मूल बिंदु से पीछे की ओर बढ़ी हुई है, अगर हम यहां से एंगल देखें एक्स अक्ष का, इस रेखा के इधर से एंगल कितना था, अल्फा। तो अगर लाइन को हम पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा दें, उस वक्त एक्स अक्ष के साथ ये कितना कोण बनाएगी, सोचो, बता सकते हैं आप मुझे। ये एक लाइन है, एक्स अक्ष के साथ अभी ये कितना कोण बनाती है, अल्फा। लेकिन अगर ये एक्स अक्ष है तो वही लाइन तो बेटा यहां भी पीछे आ गई है, आप देखो लाइन तो वही वाली है ना, और ये वाली इधर की लाइन एक्स अक्ष के साथ भी तो ये कोण बनाती है, तो ये कितना एंगल बनाएगी, अल्फा एंगल, नो, बीटा भी नहीं बनाएगी। आप देखो जरा, अगर ये एक्स अक्ष है, ये लाइन हमने ऐसे बना दी, ये लाइन एल लाइन है, एक्स अक्ष के साथ ये एंगल बनाती है अल्फा, तो लाइन का जो इधर वाला पोर्शन होगा वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा, सोचने वाली बात है थोड़ी सी। ये रेखा है, रेखा का मूल बिंदु के इधर वाला हिस्सा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो पीछे की तरफ अगर हम बढ़ा देंगे तो एक्स अक्ष के साथ इसका कोण कितना बनेगा, उस वक्त एक्स अक्ष के साथ इसका कोण बताइए, पाई माइनस अल्फा। आपको नहीं महसूस हो रहा है कितना कोण, ये टोटल जब ऐसे लाइन जाएगी तो पूरा ये एंगल कितना होगा, 180। 180 में से अगर ये अल्फा चला गया तो ये क्या बचेगा, 180 माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस अल्फा। नहीं समझ में आया? तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है और वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो उस लाइन को अगर हम दूसरी दिशा में ऐसा बढ़ा देंगे, फिर वो उसी एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, पाई माइनस अल्फा। आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हो। आप वाई अक्ष को अगर देख लो, अगर मैं ये वाला अक्ष वाई अक्ष बना देता हूं और ये ऐसे लाइन जा रही है, तो लाइन वाई अक्ष के साथ एंगल बनाती है बीटा, तो इसी वाई अक्ष के साथ लाइन का ये वाला एंगल कितना होगा, आप खुद सोचिए। पूरा ये एंगल कितना, 180, पाई, पाई में से ये हो गया बीटा, तो ये कोण कितना होगा, ये होगा पाई माइनस बीटा। अब समझ आ रहा है आपको? तो एक्स अक्ष के साथ लाइन के इस वाले हिस्से का एंगल कितना बनेगा,
पाई माइनस अल्फा। लाइन के वाई अक्ष के साथ इसका एंगल कितना बनेगा? ये जो लाइन है वाई अक्ष के साथ, ये वाला हिस्सा है, वाई अक्ष यहां पर है, तो इसके साथ वाई अक्ष के साथ इसका बनने वाला ये एंगल देखो, ये वाला कितना एंगल बन जाएगा? पाई माइनस बीटा। और लाइन का जेड अक्ष के साथ अगर एंगल हम पूछेंगे तो पाई माइनस गामा। ऐसा करने से फिगर काफी कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन आप देखें कि क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? आपको ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, और लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ रहती है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, एक्स अक्ष के साथ रेखा अल्फा कोण बनाती है, और उसी रेखा को अगर हमने पीछे ऐसा बढ़ा दिया, फिर ये वाली रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी? तो एंगल एक्स की तरफ से आपको लेना है, ये वाला एंगल उस समय बनेगा पाई माइनस अल्फा। तो याद रखें, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो रेखा को अगर उल्टी दिशा में बढ़ा दिया जाए तो फिर वो रेखा एक्स अक्ष के साथ उसका दूसरा वाला पार्ट कितना कोण बनाएगी? पाई माइनस अल्फा। यही चीज आपके वाई अक्ष के साथ होगा, और यही किसके साथ होगा? जेड एक्सिस के साथ में यही होगा। और आपको याद रखना है कि वेक्टर, आप सोचोगे लाइन को बढ़ा क्यों रहे हो, तो लाइन की क्या कोई निश्चित दिशा होती है क्या? नहीं होती। लाइन तो दोनों दिशाओं में हो सकती है ना। तो हम लाइन इधर से भी निकाल सकते हैं एंगल, और इधर से भी निकाल सकते हैं। जब आप वेक्टर बनाते हैं बेटा, वेक्टर बनाते हैं, तो वेक्टर की एक निश्चित दिशा होती है, वेक्टर की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए हर बार आप यही वाला एंगल लेते हैं। वेक्टर में पीछे बढ़ा के तो एंगल नहीं लेते थे ना। जब हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा तो कभी हमने आपको कहा कि इस वेक्टर को थोड़ा पीछे बढ़ाइए और अब एक्स के अक्ष के साथ इसका भी एंगल लीजिए? नहीं बोला, बिकॉज वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन, इसलिए उसकी दिशा एक ही डायरेक्शन से देखेंगे। बट लाइन हैज नो डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन हैज नो डायरेक्शन मींस लाइन की दोनों डायरेक्शन होती हैं, उसकी कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी तो बन सकता है उसका। हम इधर वाले एंगल को मना नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन इधर की तरफ भी हो सकती है, इधर की तरफ भी हो सकती है, उसकी एक दिशा नहीं होती, वो दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि रेखा एल के दिक कोसाइन ये है, यहां पर आप इसको लाइन कैपिटल एल मान लो, अदरवाइज दिक कोसाइन में भी एक स्मॉल एल आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लाइन हमने कैपिटल एल मान ली। तो अगर रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो ये उसके दिक कोसाइन है। लेकिन हमारी रेखा तो एक्स अक्ष के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा भी तो कोण बनाती है, तो रेखा के दिक कोसाइन फिर ये भी आनी चाहिए यहां से भी। तो रेखा एल के दिक कोसाइन, रेखा एल के दिक कोसाइन आपके ये भी होने चाहिए कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। अगर कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम और कॉस गामा एन है, तो माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो किसी भी रेखा के दिक कोसाइन एक नहीं होते, आप याद रखें। वेक्टर के केवल एक ही सेट होता था दिक कोसाइन का, दिक कोसाइन केवल एक ही एक रहते थे, एल एम और एन। लेकिन जब कोई लाइन आएगी तो उसके दिक कोसाइंस के सेट्स बनेंगे, जोड़ी बनेगी। दो दिक कोसाइंस हो सकते हैं, एल एम एन भी हो सकते हैं, माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी हो सकते हैं। तो हम यहां नोट करके लिख सकते हैं कि रेखा के
दिक कोसाइन के या रेखा के दिक कोसाइन कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एल। ठीक है, ये किसी लाइन के दिक कोसाइन होंगे। लेकिन वेक्टर के दिक कोसाइन अगर पूछे जाते तो हम क्या बताते? प्लस एल, प्लस एम और प्लस एन, क्योंकि वेक्टर में दिशा होती है और लाइन अगर आपने ऐसे बनाई है तो लाइन की ये दिशा भी हो सकती है, लाइन की ये दिशा भी हो सकती है। उसके लिए रेखा के दिक कोसाइन के एक सेट बनता है टोटल, और वो सेट प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन का होता है। तो ये किसी रेखा के क्या हो गए? दिक कोसाइन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, अ लाइन हैज सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब किसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस के पूरा एक सेट होता है। एक डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते, पूरा एक सेट रहता है, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि किसी रेखा के दिक अनुपात किसको बोलते हैं। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है वैसे कि दिक अनुपात कहते किसको हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, दिक अनुपात ऐसे 3 नंबर होते हैं जो दिक कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती हों। हमेशा याद रखें, दिक अनुपात ऐसी 3 संख्याएं होती हैं, ऐसी 3 संख्याएं होती हैं जो दिक कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती हों या दिक कोज्याओं के समानुपाती हों। जो दिक कोज्याओं के समानुपाती हों, ऐसी कोई भी 3 संख्याएं होंगी उन्हें हम दिक अनुपात कह सकते हैं। डी आर्स बोलते हैं शॉर्ट में। अब अगर मैं मान लेता हूं कि वो 3 संख्याएं ए बी सी हैं, वो 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, तो दिक अनुपात क्या होते हैं? अभी अभी आपने लिखा हुआ है। ऐसी 3 संख्याएं होती हैं जो दिक कोज्याओं के समानुपाती हों। तो अगर ये ए बी सी दिक अनुपात हैं और ये दिक कोज्याओं के समानुपाती हैं, तो ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन ये सब आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर आने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के समानुपाती है। ए एल के समानुपाती है, बी एम और सी एन के समानुपात में है। और अगर आप चाहें तो तीनों को आप कुछ मान सकते हैं, एक कांस्टेंट ले सकते हैं के। ठीक है, तो ऐसी कोई भी 3 संख्याएं जो दिक कोज्याओं के समानुपाती हो, आप उन्हें दिक अनुपात बोल सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि क्या दिक अनुपात बस नंबर ही होते हैं क्या? इनका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता है। तो आंसर है बेशक इनका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तब आपको बताएंगे कि इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि दिक अनुपात ऐसी 3 संख्याओं को कहते हैं जो दिक कोज्याओं के समानुपाती हो। और वो 3 संख्या हमने यहां पर कौन सी मानी है? ए बी और सी, ये दिक अनुपात है जो कि एल एम एन अर्थात दिक कोसाइनों के समानुपाती हैं। अभी अभी आपने क्या पढ़ा है? अगर कोई वेक्टर होगा तो उसके दिक कोसाइन क्या होते हैं? एल एम और एन। और अगर कोई लाइन है तो उसके दिक कोसाइन क्या होते हैं? प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन। मीन्स लाइन हैज 2 sets of direction cosine, but a vector has only 1 set of direction cosine. वेक्टर का केवल एक सेट डायरेक्शन कोसाइन का होता है, जबकि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के 2 सेट रहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं छोटी सी बात है लिख देता हूं, वेक्टर हैज 1 set
of DCs, but line has two sets of DCs. जो वेक्टर है वो डीसी का उसका एक सेट होता है और लाइन के डीसीज के दो सेट रहते हैं। ये हमने देख लिया। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। हम ये भी जानना चाहते हैं इसके साथ, दिक् अनुपात के बारे में तो हमने बात बता दी, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर कभी किसी लाइन के हमें दिक् कोज्याएं मालूम है तो हम उसके दिक् अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, या हमको दिक् अनुपात मालूम है तो हम उसकी दिक् कोज्याएं कैसे निकाल सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते। तो एक काम करेंगे, यहां से ए, बी और सी की वैल्यूज निकालो आप। ए की वैल्यू क्या आएगी देखो, इसको इसके इक्वल लेके देखो आप, तो ए अपॉन एल इज इक्वल टू के, देन ए इज इक्वल टू के एल। बी अपॉन एम इज इक्वल टू के लोगे तो बी इज इक्वल टू के एम या एम के, एक ही बात है, आप चाहे जो कुछ लिख लो, के एम और सी की जगह पर के एन। ठीक है, अगर आप इनके स्क्वेयर्स कर दो, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर एल स्क्वेयर, के स्क्वेयर एम स्क्वेयर, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों को ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको और इसको ऐड करोगे तो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन होगा तो अंदर में बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और बेटा ये आप सब जानते हैं, दिक् कोसाइंस एल एम और एन, इनके बीच आपस में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और के की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास के की वैल्यू आ गई है तो के यहां लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा आपको, या आप एल की वैल्यू यहां से निकालो तो के इधर आएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, एल किसके बराबर होगा, ए अपॉन के। अगर यहां से एल निकालोगे तो के अपॉन में आएगा, ए अपॉन के। ए की जगह पर तो हमने ए लिखा, के की जगह पर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दिक् कोज्या आ गई एल का मान। अगर आपको ए बी और सी किसी भी रेखा के 3 दिक् अनुपात आपको दे दिए जाएं, ए बी सी, तो आप उनसे दिक् कोज्याएं निकाल सकते हो। और आप देख रहे हो यहां पर भी सामने निशान कैसा आ रहा है, प्लस माइनस। अगर आप m निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, b अपॉन के, ये k अपॉन में आ जाएगा, k की जगह पर फिर से वैल्यू तो प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सिमिलरली a की जगह पर c अपॉन के तो प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से बेटा अगर कभी भी आपको दिक् अनुपात दे दिए जाएंगे, दिक् अनुपात किसी भी रेखा के, तो आप उस रेखा की दिक् कोसाइन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अभी अभी आपने क्या देखा हुआ है, अभी अभी आपने देखा कि किसी लाइन के जो दिक् कोसाइन होते हैं उसके कितने सेट बनते हैं, 2, एक प्लस एल प्लस एम प्लस एन और एक माइनस एम माइनस एल माइनस एम माइनस एन। वेक्टर के दिक् कोसाइन के कितने सेट बनता है, केवल एक। अब बात करिए दिक् अनुपात की, कि किसी भी रेखा के दिक् अनुपातों के कितने सेट बनेंगे, 2 सेट इसके भी बनेंगे। क्यों, दिक् अनुपात के बारे में आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, दिक् अनुपात ऐसी 3 संख्याएं होती हैं जो दिक् कोज्याओं के समानुपाती हों। समझ रहे हैं, देखो दिक् कोज्याओं के समानुपाती आप कब कहोगे,
जब a अपॉन एल का मान, b अपॉन एम की वैल्यू और c अपॉन n तीनों की वैल्यूज आपस में कैसी हों, तभी तो कहोगे। नहीं समझ आया? फिर से एक बार देखो, a, b और c ये तीन संख्याएं दिक् अनुपात कब होंगी? आंसर है तब होंगी जब ये तीनों l, m, n के समानुपाती होंगी। समानुपाती होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a अपॉन एल की वैल्यू, b अपॉन एम की वैल्यू और c अपॉन n तीनों की वैल्यूज आपस में सेम आएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू सेम आए, 1 आए? ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की वैल्यू सेम आए, 1.5 आए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की वैल्यू सेम आए, 2 आए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की वैल्यू सेम आए, 10 आ जाए। आपको क्या चाहिए? आपको तो इन तीनों का रेशियो सेम चाहिए ना, सेम चाहिए। कोई बंधन नहीं है कि हमको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इसलिए ये कितने तरह से आप देख सकते हो, असंख्य तरह से। आप खुद सोचिए कि a और l, b और m और c और n का रेशियो कुछ भी हो सकता है। आप अनुपात निकालने गए, इसका रेशियो आ गया 2.7, तो ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? सर तो बस इतनी है कि सबका अनुपात आपस में होना कैसा चाहिए? सेम होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए इसका तो जिक्र नहीं है ना। तो सेम अनुपात होने के लिए ये कितने मान के हो सकते हैं? असंख्य वैल्यूज हो सकती हैं। इसलिए जो आपके दिक् अनुपात होते हैं उसके अनंत सेट बन सकते हैं। कभी इसका अनुपात 1 होगा, कभी 1.1 होगा, कभी 1.2 होगा, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे कितने बना सकोगे आप? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेट्स बना सकते हो। सो देयर विल बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डी आर्स ऑफ अ लाइन। किसी भी रेखा के दिक् अनुपातों के अनंत सेट बन सकते हैं। अभी ये बात समझ नहीं आ रही है आपको? फिर से आप देखो, आपकी शर्त क्या है पहले ये बताओ। शर्त यही तो है ना कि ए, बी और सी का एल और एम और एन के साथ अनुपात कैसा रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। क्या ये बोला गया कि नहीं बस इतना ही रहना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए? अनुपात कैसा चाहिए आपको? सेम। वो चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 100 आए, रेशियो सेम चाहिए ना। आए चाहे कुछ भी, तो आए चाहे कुछ भी, तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? असंख्य तरह से हो सकता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी रेखा के दिक् अनुपात के अनंत सेट बन सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ डी आर्स। A line have infinite number of set of DRs। आपको याद रखना है, एक रेखा के दिक् अनुपातों के अनंत सेट बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि इनको संख्याओं को दिक् कोज्याओं के अनुक्रमानुपाती होना पड़ेगा। और अगर कभी दिक् अनुपात दिए हैं तो इस तरीके से आप उनकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। थर्ड पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन को कैसे लेंगे? बाई चांस मैंने मान लिया एक ऐसी लाइन है मेरे पास और ये लाइन दो बिंदुओं को मिलाती है P और Q को, ठीक। अगर ये लाइन P और Q को मिलाती है, P के निर्देशांक है x1, y1, z1 और Q के निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। आपको इस रेखा के दिक् कोसाइंस पता लगाने हैं कि इसके दिक् कोसाइंस क्या होंगे। देखिए मैं एक काम करता हूं इसके लिए। ये जो लाइन है इसको आप पैरेलल, ऐसे जैसा ये समांतर है, जैसे ये लाइन ऐसे बनी है इस तरह से लाइन को आप खिसका के मूल बिंदु पर लेते आइए। ये देखने के लिए, क्योंकि हमने यहां पर बना दी है, तो ये चेक करने के लिए कि ये x,
वाई और जेड अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है उनको समझने के लिए हम चाहते हैं कि लाइन आप नीचे लेके बना दो। यहाँ ऐसा मूल बिंदु से होकर जाने लगेगी ये लाइन। यहाँ पर कौन सा बिंदु है? बिंदु P। और ये कौन सा बिंदु है? बिंदु Q। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने क्या किया, लाइन यहां पर थी, इसके सिरों के निर्देशांक ये थे, पर हमें दिक् को ज्याएं पता लगानी है और दिक् को ज्याओं के लिए हमको क्या चाहिए आपको मालूम है, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, गामा चाहिए। अब एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों के साथ बनने वाला अगर आपको कोण चाहिए तो वो आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो अगर उस लाइन को हम मूल बिंदु से पास करेंगे। तो हमने एक काम किया कि इस लाइन को ऐसा खिसका के ले आए मूल बिंदु में और मूल बिंदु से इसको गुजार दिया। जब मूल बिंदु से गुजार देंगे अब आप एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों से बनने वाले कोण को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाले जो अक्ष हैं, इधर ये एक्स अक्ष है, इधर ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट है। एक्स अक्ष से इस रेखा का बना हुआ कोण हमने कितना माना? अल्फा। अगर एक्स अक्ष के साथ इसका बना हुआ कोण अल्फा है तो ये नीचे का एक्स जेड प्लेन है, ये नीचे एक्स और जेड प्लेन है ना। एक्स जेड प्लेन जो है यहां से अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो आप सोचिए थोड़ा सा कि ये ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बना एक्स जेड प्लेन में, उस वक्त ये एंगल कितने का होगा? अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सोचिए। ये थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट है आपको, लेकिन आप कोशिश करें। इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं कि ये हमारा कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसमें एक्स एक्सिस ये वाली है, इधर की तरफ ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। और ये वाली कौन सी? जेड अक्ष। ठीक है। और ये पूरा कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। अब एक लाइन है जो कि ऐसे झुकी हुई है इस समतल में, इस तरह से। अगर ये ऐसे झुकी हुई है तो एक्स अक्ष के साथ इसका जो एंगल ऐसा बनेगा, एक्स अक्ष के साथ अगर हम इसको ऐसा खिसका दें तो यहां पर भी तो वही एंगल बनेगा अल्फा। ये जो एंगल आप एक्स अक्ष के साथ अल्फा देख रहे हैं वही एंगल आपका यहां पर भी बन के मिलेगा आपको। थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये टेबल है हमारी, टेबल में ये कौन से एक्सिस है? एक्स। और इधर की तरफ कौन सी अक्ष है? जेड। या इसको जेड मान लो आप इधर वाली। अब एक लाइन जो ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना बेटा, ये पूरा टेबल का एक्स जेड प्लेन है। अब एक लाइन हमने ऐसे इसमें से पास करा दी इस तरह से। अगर ये लाइन ऐसे जाती है तो ये एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है? अल्फा। अगर ये एक्स अक्ष के साथ यहां एंगल अल्फा बनाती है तो ये यहां पर एंगल कितना होगा? वही एंगल तो है यहां पर भी। अभी भी नहीं बात समझ में आई? आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, अगर ये एक समतल है, ये एक्स है, ये जेड है और ये एक्स जेड का प्लेन है। लाइन हमने ऐसे बना दी। अगर लाइन हमने ऐसे बना दी तो ये लाइन एक्स अक्ष के साथ आप देखो कितना कोण बनाती है? अल्फा। तो जितना एंगल इस लाइन का यहां पर बनेगा उतना ही एंगल तो इस लाइन का इस जगह पर बनेगा जाकर, क्योंकि प्लेन तो पूरा वही वाला है। तो प्लेन तो पूरा एक्स जेड वाला है। अगर एक्स जेड प्लेन के साथ ये एंगल अल्फा है तो एक्स जेड प्लेन के साथ ये एंगल भी तो लाइन का अल्फा ही बनना चाहिए। अगर मैं एक प्लेन यहां पर ऐसे बनाऊं, ऐसे, और ये लाइन मैं इस पर ऐसे कर दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस प्लेन के साथ ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इस प्लेन के साथ ये वाला एंगल कितना होगा? इस प्लेन के साथ ये वाला भी तो एंगल अल्फा होगा। आप देखिए कुछ आपको इमेजिन हो रहा है? यहाँ पे ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये एंगल आप दूर बना लो थोड़ा सा,
या थोड़ा सा पास में यहां पर बना लो, बात तो वही आ रही है। ये अगर यहां 30 डिग्री है तो वहां भी 30 डिग्री होगा। आप खुद सोचिए, इस चित्र को देखें और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए इसको, कि ये एक समतल है, इधर की तरफ क्या है एक्स एक्सिस और इधर की तरफ क्या है जेड एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ इसका एंगल अल्फा है और ये एक्स जेड प्लेन है, तो ये एंगल भी तो अल्फा ही रहेगा, ये एंगल चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको कल्पना करनी है। आपको ऐसे नहीं समझ में आए, आप ऐसा फ्लोर में देखिए, जमीन में। जमीन में आप देख सकते हैं यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर की तरफ हमने कौन सी एक्सिस मान ली एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ कौन सी अक्ष मान ली जेड एक्सिस। इसके बाद इस पर हमने एक ऐसा लाइन बना दिया ऐसे। अब जब हमने ऐसे लाइन बना दिया तो अब आप मुझे बताएं, इस लाइन का एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण होगा, इसके साथ कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा। एक्स अक्ष के साथ कोई एंगल है, ठीक, मान लिया अल्फा है 30 है, कुछ भी आप मान लो। अगर ये लाइन ऐसे होगी तो एक्स अक्ष ऐसे है कि नहीं है, सीधी ऐसे। एक्स अक्ष के साथ अगर ये कोण अल्फा है तो एक्स वाई एक्स जेड प्लेन पर यहां वाला कोण ये कितना होगा, ये भी तो अल्फा होगा। ये क्यों बदल जाएगा, यहां पर मैं पूछूंगा जाके ये कोण बताओ तो वो भी अल्फा होगा, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर यहां पर बनने वाला ये कोण अल्फा है तो ये एंगल इस प्लेन के साथ जो बनेगा ये भी कितना होगा, अल्फा के इक्वल ही आएगा वो कोण। कुछ बात समझ में आती है ये आपको, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 है, इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। एक्स अक्ष के अनुदिश की मैं बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसको फिर आपको इमेजिन करना है। देखो कैसे, मैं 2 डायमेंशनल का फिगर आपको बना के दिखाता हूं। इसमें इधर की तरफ है x, इधर की तरफ है y। एक लाइन हमने ऐसे बनाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मैं 2 डायमेंशनल का बना के दिखा रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप 3 डायमेंशनल को इमेजिन करिए। अगर यहां से मैं इस पर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एक्स वाई एक प्लेन है, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन किसके अनुदिश है, ये लाइन एक्स अक्ष के अनुदिश है। ध्यान से देखो, अगर ये x1 y1 है तो ये x1 y1 कैसे बना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी रही होगी x1। अगर ये x2 y2 है इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितनी रही होगी x2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। ये तो सबको समझ में आ गया कि अगर हम ये वाली डिस्टेंस x अक्ष के अनुदिश पूछेंगे तो आप कितनी बताओगे, x2 माइनस x1। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 के इक्वल आएगी। अभी भी नहीं समझ में बात आई आपको? इसको देखोगे, आपको थोड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इसको आप देख के समझ लो, थोड़ा सा आसानी रहेगी। कि अगर कहीं पर भी कोई 2 बिंदु हैं और उनमें हम ये डायरेक्शन आपसे, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं जो कि x अक्ष के अनुदिश है, तो वो होगी x2 माइनस x1। इसी को अगर हम y अक्ष के अनुदिश आपसे पूछने लगते तो थोड़ा गौर करिए, यहां से ऐसा, ये डिस्टेंस कितनी है बताएं, y एक्सिस पर है, ये डिस्टेंस है y1। और अगर हम यहां से ऐसा लंब डालेंगे इसको तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 ऐसे y2 ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। अब आप एक बात समझ गए कि अगर हम डिस्टेंस y अक्ष के अनुदिश पूछेंगे तो y2 माइनस y1, x अक्ष के अनुदिश डिस्टेंस पूछेंगे तो x2 माइनस x1, तो ऐसा ही z अक्ष के अनुदिश डिस्टेंस पूछेंगे तो z2 माइनस z1। तो बड़ा सिंपल हो गया। इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की ये डिस्टेंस, ये वाली y2 माइनस y, ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश। इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। अभी भी नहीं समझ आई बात आपको? आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दिक् को ज्याएं,
देखो लिखा है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया। दिक् को जाए, एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा। तो यहां कॉस अल्फा की वैल्यू बताओ। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा हुआ। कॉस अल्फा की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, x2 माइनस x1, कर्ण कितना है, PQ। नहीं समझ आया? आप देखो ना, ये PQ कर्ण है ना, और इसमें हमको कोई वेक्टर, कोई मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये एक लाइन है, और लाइन में वेक्टर लगाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब आप समझ रहे होगे, अगर हम m की वैल्यू पूछेंगे cos बीटा की, तो वो क्या बनेगी बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू की बात करें, देन इट विल बिकम cos गामा, एंड cos गामा विल बी z2 माइनस z1 अपॉन PQ। इस तरह से आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें ये नहीं समझ में आया आपको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इमेजिन करोगे कि कोई एक बड़ा सा प्लेन है, उस प्लेन में एक हमने ऐसा लाइन इधर से उधर तक खूब दूर तक ऐसा गुजार दिया, यहां पर वो प्लेन है, तो अगर यहां का कोण अल्फा होगा तो इस लाइन का उसी तल के साथ यहां पर कोण भी तो अल्फा ही आएगा, वो कोण बदल थोड़ी जाएगा। इसलिए इस कोण को थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है आपको, आप कोशिश करेंगे आपको जरूर आ जाएगा। तो ये क्या आ गए बेटा, देखो ये दिक् को ज्याएं आ गई, ध्यान रहेगा आपको। तो इस तरह से, हाँ, PQ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, PQ क्या है, P और Q के बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो कि अगर दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, आप इसमें कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, x2 माइनस x1 अपॉन PQ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। समझ आया आपको? ऐसे ही m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, तो ये रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट PQ की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट विल बी n, n will be z2 minus z1 upon PQ. PQ is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। इस तरीके से उसके LMN आ जाएंगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। अब आप सोचेंगे सर आप निकालना तो इसके दिक् कोसाइन था, आपने तो इसके निकाले। तो बेटा अगर आप ये काम यहां कर रहे हो तो यही चीज यहां भी तो कर सकते थे आप, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था कि ये लाइन एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वही एंगल प्लेन में यहां बनेगा, तो हम आपको यहां पर कैसे समझाते, तो हमने वो यहां खिसका लिया, पर जो दिक् कोसाइन यहां बनेंगे वही दिक् कोसाइन इस लाइन के भी आएंगे, आप याद रखें। इसलिए ये दिक् कोसाइंस बने। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइंस क्या होते हैं। दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, और अगर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन कभी बोलेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। समझ आ गया? और PQ कैसे निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। इसी में मैं एक बात और करना चाहता हूं। अभी मैंने आपको बोला था कि हम दिक् अनुपात जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला कि दिक् अनुपात के बारे में ये बताया गया आपको कि दिक् अनुपात ऐसी तीन नंबर्स को बोलते हैं
जो दिक् कोज्याओं के कैसे हों, समानुपाती। फिर उस वक्त मैंने बोला कि दिक् कोज्याओं के लिए एंगल वगैरह तो हम चित्र में देखते हैं, तो क्या दिक् अनुपात के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो चित्र में हमको दिखे? क्या उसका कोई ज्यामितीय मतलब नहीं है? तो आंसर है ऐसा नहीं है, उसका भी अपना एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? आप देखो यहां पर मिलेगा आपको वो मीनिंग। अभी अभी हमने आपको बताया कि दिक् अनुपात किसको बोलते हैं आप? ऐसी तीन संख्याएं जो दिक् कोज्याओं के समानुपाती हों, उनको क्या बोलते हैं हम? दिक् अनुपात बोलते हैं। तो ऐसी तीन संख्याएं जो दिक् कोज्याओं के समानुपाती हों, उनको बोला जाएगा दिक् अनुपात। तो आप थोड़ा देखो, एल एम एन, एल एम और एन, इनके समानुपाती जो संख्याएं होंगी उनको हम बोलेंगे ए बी सी, दिक् अनुपात। पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके अगर हम ये निकालें कि एल एम और एन, तीन नंबर मुझे चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी, ये इनके अनुपात में होना चाहिए, एल एम और एन, यही तो रिलेशन होगा। अभी हमने उसको दूसरी तरह से लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अगर हम एल एम एन की वैल्यू लिखेंगे तो एल की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू अनुपात y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू अनुपात z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। आप चाहो तो पी क्यू से सब डिवाइड हो, सबको मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि पी क्यू तीनों में मिल रहा है। इस तरह से ए बी सी क्या मिलेंगे आपको? देखो, ए बी सी आपको मिलेंगे, पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलेंगे x2 माइनस x1, ये मिलेंगे आपको y2 माइनस y1, और ये मिलेंगे आपको z2 माइनस z1। समझ आया? तो ये दिक् अनुपात हैं, ये किसी भी रेखा के क्या हैं? दिक् अनुपात। और यहां से आपको इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में भी आएगा। आप देखें, आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप सोचेंगे कि उस फॉर्मेट में तो नहीं है ये, तो हम चाहें तो इनको उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। ए अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बी अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू सी अपॉन z2 माइनस z1, और इन सब का रेशियो कैसा होगा? आपस में इक्वल। आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल पढ़ा है? साइन रूल क्या होता था, याद करें। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये साइन रूल तो याद आया। इसी को कभी कभी आप ऐसे भी तो लिखते थे, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, लिखे हैं कभी आप? तो ठीक है, वही तो हम कर रहे हैं। तो इस रेखा के दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाएगी उसके दिक् अनुपात क्या होंगे? उसके दिक् अनुपात होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये उसके दिक् अनुपात हुआ करेंगे। अब देखना ये है कि क्या दिक् अनुपात का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जरा गौर से देखिए। ये एक लाइन है जो PQ बिंदुओं को मिलाकर बनती है। दिक् अनुपात क्या निकले? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब आप इसको देखो, अगर एक रेखा PQ है जिसके P के निर्देशांक x1 y1 z1, Q के निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो इसके दिक् अनुपात कैसे निकाले जा सकते हैं? आंसर है, इसके दिक् अनुपात निकाले जा सकते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालने के लिए मुझे उनके संगत निर्देशांकों का अंतर निकालना पड़ेगा। आप देखिए, x2 में से x1 माइनस किया आपने, y2 में से y1 माइनस किया, z2 में से z1 आपने माइनस किया। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे मिलेंगे? आंसर है,
उन दोनों बिंदुओं के संगत निर्देशांकों का अंतर निकालना पड़ेगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी आर्स। अभी तक हमने क्या डी आर्स के बारे में बता दिया था आपको कि केवल ये 3 संख्याएं होती हैं जो LMN के अनुपात में समानुपाती होती हैं। याद आया आपको? और अब जब आपने दिक् अनुपात प्राप्त कर लिए हैं तो आप देखो ना इनका क्या मीनिंग है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली अगर कोई लाइन है तो उन दोनों बिंदुओं के संगत निर्देशांकों का अंतर ही उस रेखा के क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात। हम चाहें तो यहां नोट करके लिख सकते हैं क्या? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात उन बिंदुओं के संगत निर्देशांकों का मतलब समझते हैं कि x2 में x1 माइनस करिए। ऐसा ना करिए कि x2 में y1 माइनस कर दें आप कभी। x में x, y में y और z में z। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात उन बिंदुओं के संगत निर्देशांकों के अंतर के बराबर होते हैं। अब एक और बड़ी मजेदार चीज मैं यहां पर बता सकता हूं आपको। दिक् अनुपात, किसी भी रेखा के दिक् अनुपात क्या हुए? उस रेखा के कोई भी दो बिंदु ले लो और उनके संगत निर्देशांकों का क्या निकाल लो, वही उसके क्या बन जाएंगे। अब अगर मैं बोलूं एक ये रेखा मैंने बनाई, इसमें कितने बिंदु आप ले सकते हैं? असंख्य। अगर असंख्य बिंदु ले सकते हैं तो असंख्य अंतर भी तो आएंगे, और अगर असंख्य अंतर आएंगे तो असंख्य दिक् अनुपात भी तो बनेंगे। यही तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी लाइन के दिक् अनुपातों की संख्या कितनी हो सकती है? असंख्य। अभी भी नहीं समझ आया? एक बिंदु यहां ले लो, एक यहां ले लो, अंतर निकाल लो, संगत निर्देशांकों का क्या आ जाएगा? इसके दिक् अनुपात। एक बिंदु यहां ले लो, एक यहां ले लो, इसका अंतर निकाल लो। यहां 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 कितने बिंदु आप ले सकते हैं? असंख्य। तो उनके कितने डिफरेंसेस निकल सकते हैं? असंख्य। इसीलिए किसी भी लाइन के दिक् अनुपातों की संख्या असंख्य होती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बनते हैं डी आर्स के एक लाइन के लिए। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी आर्स ऑफ एनी लाइन। और उसके साथ ये भी आपने सीखा कि किस तरीके से असंख्य अनुपात बनेंगे, दिक् अनुपात होंगे एक रेखा के। ये चीज आपको समझ में नहीं आया? तो प्लीज आप इसे नोट कर ले। ये हमारा 3rd पॉइंट था।